Hello everyone, I am Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we will start a new topic that is scientific management. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। 1850 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, राइट। उससे पहले क्या होता था, जो बिजनेसमैन थे वो हिट और मिस मेथड यूज करते थे, राइट। कोई स्पेशल अटेम्प्ट्स नहीं मेड किए गए कि हम इस चीज को चेंज करके मैनेजमेंट स्किल्स का यूज करें, कुछ नई टेक्निक्स लेकर आए, राइट। उससे पहले हिट और मिस मेथड यूज हो रहा था। बट इन 1850 जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो उसके बाद क्या हुआ कि नई सारी मशीनरी आई, तो उसको यूज करने के लिए हमें कुछ चेंजेस लाने पड़े, राइट। कुछ हमें टेक्निक्स यूज करने की जरूरत पड़ी, जिससे हम जो मैनेजमेंट है, जो मशीनरी को यूज करके, नई टेक्निक्स को यूज करके जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से कर सके। उस टाइम जो FW टेलर है, उसने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक्स दी, जिसको हम आज यूज करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए और प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के लिए, और हमारी जो एफिशिएंसी है वो अच्छे से निकल के आए, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं FW टेलर, दैट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिसने हमें ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। हियर इज सम ब्रीफ अबाउट हिम। ही इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स और मेथड्स एंड स्पेशलाइज्ड पर्सोनल फॉर इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। इसमें क्या था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं उनको हम इस तरीके से, उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिनको हम यूज करके हमने हमारी प्रोडक्शन है एक एफिशिएंसी के साथ कर सके। मतलब इसमें हम आगे टाइम स्टडी पढ़ेंगे, मोशन स्टडी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, अगर एक वर्कर कुछ सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख भी रहा है, तो उसमें वो इस अकॉर्डिंग रखे कि उसकी कम से कम जो पावर है वो यूज हो और ज्यादा से ज्यादा काम हो और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए, राइट। और कम से कम वो उस चीज में फटीग फील करे, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मतलब इसमें हम एक टेक्निक है, इसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन जो वर्कर है, एम्प्लॉयज हैं, उनको कैसे काम कर रहा है और उसमें जो बेस्ट टेक्निक को वो यूज करे, ताकि इट विल बी लेस कॉस्ट, लीस्ट एट इट विल बी एट लीस्ट कॉस्ट फॉर अस और बी द चीपेस्ट वे। इसके प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। According to this principle, each job in the organization should be based on scientific inquiry, not on experience. इसमें क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हिट और मिस मेथड को यूज किया जाता था, राइट। बट इसमें उस FW टेलर ने क्या कहा कि आप हिट और मिस मेथड को यूज करने की जगह प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी कीजिए उस चीज की, एक्सपीरियंस देखिए। ऐसा नहीं है ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे जस्ट उसको जो टेक्निक यूज हो रही है बहुत पुरानी, उसको यूज कर रहे हैं। दिस रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स। ये मेथड को रिप्लेस किससे किया गया? साइंटिफिकली जो टेक्निक्स है उनको एक्सपीरियंस और प्रूव किया गया है विद अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड अ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उसको यूज कीजिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज हो, टाइम पे टारगेट अचीव हो और जो लीस्ट कॉस्ट पे टारगेट अचीव हो। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या बोलते हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो वर्कर्स का हमेशा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे काम बहुत ज्यादा करवा रही है, हमें उतना जो पे है वो नहीं मिल रहा है। और मैनेजमेंट का क्या होता है कि वर्कर्स है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें जो रेस्ट मोड ज्यादा है, वो इतनी एफिशिएंसी जितनी है उनसे काम नहीं कर रहे, तो उनमें हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है, राइट। तो इसमें क्या बोला गया है कि वर्कर्स में कन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, जो टारगेट्स हैं वो इस अकॉर्डिंग सेट किए जाने चाहिए कि दोनों को बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स को कह दिया कि ये इतना प्रोडक्शन टारगेट है, आप इतने टाइम में अचीव करो तो आपकी सैलरी रेज कर दी जाएगी, तो इट विल बी बेनिफिट बोथ फॉर वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, राइट। दे ऑल शुड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ utmost ट्रस्ट एंड गुड फेथ। नेक्स्ट वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है, द प्रिंसिपल एम्फेसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क और टास्क विद म्यूचुअल कॉपरेशन, राइट। इसमें अब क्या होता है, एट द एंड जो डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का होता है, बट अगर वर्कर को पूछ लिया जाएगा कि ये काम ऐसे हो रहा है, इसमें आपकी क्या सजेशन है, आप इसको कैसे करना चाहोगे, तो ही और शी विल फील पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट, राइट। तो उसको लगेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बताया है ये काम कैसे हो रहा है। तो उसमें क्या है, कॉपरेशन का आएगा, नॉट इंडिविजुअलिज्म, राइट। It will help to achieve organizational interest, right? Managers are to involve employees at the time of setting up targets, right? Next is development of workers. इसमें क्या है,
जो वर्कर्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, राइट, वर्कर्स डेवलप्ड होने चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? वर्कर्स की एफिशिएंसी पे। और वर्कर की एफिशिएंसी किससे लिंक्ड है? सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट में वर्कर्स सिलेक्ट करती है, राइट, अपॉइंट करती है, तो उसको देखना चाहिए कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है किस चीज में, उसको उसी चीज के लिए अपॉइंट किया जाए, राइट। और स्किल्ड वर्कर्स को अपॉइंट करने से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचेगा उस चीज के लिए, कि उस पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे इतना एक्सपेंस भी नहीं होगा, राइट। According to Taylor, an efficient system must be followed for selecting the best employees and assigning them best jobs suited to their qualification and experience. टेलर क्या बोलता है? एक एफिशिएंट सिस्टम तभी कहलाता है जब आप बेस्ट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करें, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही उन्हें जो जॉब सूट करता है, जिनमें वो एफिशिएंट है, उन्हें वही जॉब प्रोवाइड करे, राइट। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, राइट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये पॉइंट क्या कहता है? हमारे पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर क्या कहता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उनके सुपरवाइजर भी अलग अलग होने चाहिए। इस पॉइंट में वो क्या कहता है कि उसने जो टेलर ने इसको 8 डिपार्टमेंट्स में 8 सुपरवाइजर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है कि हर सुपरवाइजर अपना काम हैंडल करेगा और एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं होगी। और इससे क्या होगा? क्लैरिफिकेशन आएगी वर्क में, राइट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म होगा। तो इसमें उसने जो 8 पॉइंट्स डिवाइड किए हैं, 4 पॉइंट्स है हमारे प्लानिंग के अंदर और 4 है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या कहता है? रूट क्लर्क में क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर्स टुवर्ड्स, sorry, root clerk to lay down the sequence of operations and direct the workers to follow the same. रूट क्लर्क क्या है? डिसाइड करेगा सीक्वेंस क्या है ऑपरेशंस का, राइट। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या डिसाइड करेगा कि मेथड ऑफ डूइंग वर्क क्या है, जो आप टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो उसको कैसे यूज करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा, देखेगा कि आप कितना टाइम लगा रहे हो, एक को जो आप मशीनरी पे काम कर रहे हो उस पे कितना टाइम लगा रहे हो और उसकी कॉस्ट क्या निकल के आ रही है। शॉप डिसिप्लिनेरियन डिसाइड करेगा, देखेगा कि आप जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए डिसिप्लिन का, और वर्कर्स की एब्सेंटिज्म कम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज गैंग बॉस, जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है। गैंग बॉस विल डिसाइड टू असेंबल एंड सेटअप वेरियस इक्विपमेंट्स, जो टूल्स हैं जो वर्कर्स ने यूज करने हैं अपनी फैक्ट्री में, उसका क्या है? प्रॉपर उसका सेटअप होना चाहिए, असेंबल होने चाहिए। जैसे वर्कर आए फैक्ट्री में उनको सब सेटअप मिले और साथ ही साथ वो काम पर लग जाए। स्पीड बॉस देखेगा कि आपकी स्पीड क्या है, मतलब आपकी ऑप्टिमम स्पीड क्या है, कितने टाइम के बाद आप थक रहे हो, मतलब ये स्पीड से अगर आप काम कर रहे हो तो। रिपेयर बॉस, अगर कोई क्लीनिंग है, सर्विसिंग है, रिपेयर ऑफ मशीन्स है, तो उन सब का वर्किंग ऑर्डर चेक करना रिपेयर बॉस का काम है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर टू इंश्योर दैट द वर्कमैन टू डू वर्क ऑफ द रिक्विजिट क्वालिटी एंड जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशंस। वो चेक करेगा, जो वो काम है, जो इंक्वायरी करेगा कि वो एज पर क्वालिफिकेशंस, जो स्पेसिफिकेशंस डिसाइड है उनके बेसिस पे हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतना टारगेट है, ये टाइप है, इस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ये साइज का होगा, ये वेट का होगा, इसके मेजर्स ये होंगे, क्वालिटी ये होगी प्रोडक्ट्स की। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स utilization of available resources in an organization to ensure an uninterrupted flow of production and operations, right? नेक्स्ट इज फैटीग स्टडी। फैटीग होता है थकना, राइट। तो इसमें क्या है? एक जो बॉस है, जो मैनेजर है, वो चेक करेगा कि एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जब काम कर रहा है तो वो कितनी बार रेस्ट पोजेस ले रहा है, कितने ड्यूरेशन में ले रहा है। मतलब जैसे अगर वो अब एक रेस्ट पोजेस ले रहा है तो 1 घंटे बाद ले रहा है, कोई एम्प्लॉय 2 घंटे बाद ले रहा है, राइट। और कितने रेस्ट पोजेस ले रहा है एक दिन में, टोटल नंबर ऑफ रेस्ट पोजेस कितने हैं एक दिन में। तो ये सब चीज को ऑब्जर्व करेगा प्रॉपरली और फिर देखेगा कि उसको इस अकॉर्डिंग पर वर्कर वो चीज सेट करनी होगी कि उसका जो वर्कर की है बेस्ट एफिशिएंसी निकल के आए, उसको जो रेस्ट पोज इतना ही मिले जिसमें उसकी एनर्जी फिर से बूस्ट हो जाए और फिर से वो एफिशिएंटली और फुल पावर के साथ काम कर सके। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है? उसमें क्या बोलते हैं कि उसका मेथड क्या होना चाहिए काम करने का। जो एक वर्कर है जो काम कर रहा है उसका जो मेथड है, जैसे अब एक इफ वीविंग ऑफ क्लॉथ कैन बी डन मैन्युअली एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स बोथ। अब एक
जो कपड़ा हम लोग वीव करते हैं उसमें हम एक मशीन से भी कर सकते हैं, एक हम हैंडमेड भी कर सकते हैं, राइट। तो उसको चेक करना कि अगर मशीनरी आती है उस पे कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, उसकी पर प्रोडक्ट क्या कॉस्ट आएगी, राइट। और उसको हम हाथ से बनाते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस सबको चेक करना, मेथड देखना भी कौन से मेथड से हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम लोग चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। डिटर्मिन द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर्स, डिटर्मिन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी, राइट। इसमें चेक करना कि एक पर्सन की क्या मतलब टाइम कितना लग रहा है, कितने वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी कितनी उनकी एफिशिएंसी निकल के आ रही है। इफ अ वर्कर्स, जो एक वर्कर है अगर वो टास्क कंप्लीट करता है स्टैंडर्ड टाइम में तो उस वो एवरेज वर्कर है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से जल्दी टास्क कंप्लीट करता है तो वो एफिशिएंट वर्कर है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम में टास्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब कम टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है सॉरी, तो वो इनएफिशिएंट वर्कर है। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या है, डिटर्मिन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हाइल ऑन ए जॉब। एक जो वर्कर है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका मूवमेंट देखना भी, वो अगर हाथ भी हिला रहा है तो वो कितनी बार उसके हाथ हिल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक रॉ मटेरियल है जो हमें एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है, ओके। तो एक जो रॉ मटेरियल है वो नीचे ग्राउंड पे पड़ा है, तो वर्कर क्या करेगा, बार बार झुकेगा, वो रॉ मटेरियल उठाएगा और ऊपर डालेगा। उसके में क्या है, उसको बार बार नीचे झुकना पड़ेगा और वो कम बार उस चीज को ट्रांसफर कर पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम क्या करें, जहां हमें रॉ मटेरियल ट्रांसफर करना है उसी के बैलेंस में हम उस पे कोई स्टूल या कोई चीज पे उस पे वो रॉ मटेरियल रख दें, राइट। तो उससे क्या होगा, उसको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा और वो जल्दी क्या है, थकेगा नहीं, राइट। तो मोशन चेक करना उस काम को करने का रेफर्स टू अंडर मोशन स्टडी। नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, देयर शुड बी एटीट्यूड चेंज अमंग वर्कर एंड मैनेजमेंट। एक एटीट्यूड देखना, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया प्रिंसिपल में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट रहता है कि कौन, उनको लगता है कि मैनेजमेंट बेनिफिट अपने आप से ले रही, मैनेजमेंट ले रही है बेनिफिट वर्कर्स को, और वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। Next is differential piece wage system, right? Taylor was of the view that differential wage rate should be paid to efficient and inefficient workers, राइट। तो इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड रेट सेट करना फॉर द स्टैंडर्ड आउटपुट। जैसे एक आपको बोल दिया कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होने पे आपको 10 रुपए मिलेंगे। अगर आप 11 10 से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 11 रुपए मिलेंगे, और 10 से कम करते हैं, अगर 9 करते हैं तो आपको 9 रुपए मिलेंगे, राइट। तो एक रेट सेट कर दिया। अब इससे क्या है, जो वर्कर्स एफिशिएंट है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, और जो वर्कर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनएफिशिएंट है, वो भी एनकरेज होंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें और हमें ज्यादा से ज्यादा पे मिले। इसमें क्या है, अगर हम मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट लेते हैं तो हायर वेज रेट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है तो स्टैंडर्ड वेज रेट है, लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो लेसर वेज रेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है हायर मैनेजमेंट लेवल। जो फ्यूल है उसका हायर मैनेजमेंट लेवल है, और टेलर क्या है, शॉप फ्लोर लेवल पे वर्क करता है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए यूज करते हैं, बट जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट पे यूज करते हैं टू मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज, राइट। फोकस क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। और इसमें क्या है, एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ओरिएंटेशन क्या है, मैनेजरियल फंक्शन। जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं हम मैनेजमेंट के लिए मैनेजरियल फंक्शन है, टॉप मिडल लेवल उसमें यूज करते हैं, बट टेलर के जो फंक्शंस हम यूज करते हैं प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। रिजल्ट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ट्रांसलेटेड इनटू यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स है उसका रिजल्ट क्या है, वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिनको हमने यूनिवर्सल ट्रुथ में कन्वर्ट किया है, राइट, ट्रांसलेट किया है। ऑन द अदर हैंड टेलर के प्रिंसिपल्स हैं जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के बेसिस पे है। नेक्स्ट इज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। ये एक सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है और टेलर बेसिस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑन प्रोडक्ट लाइन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।